गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जनवरी 12 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स में यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जो एक्चुअली यहाँ पे ऐड नहीं किया गया, आपकी जो फाइनल पीडीएफ आएगी ना उसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो पहले पेज पे ही है, वो हम लोग करने वाले हैं मुल्लार पुरिया डैम के बारे में। तमिलनाडु और केरला के बीच में हमेशा से ही इस डैम को लेके पंगा चलता रहता है, झगड़ा चलता रहता है। तो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच करते ही रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। हल्का सा आपको मैं ये मुल्लारपुरिया डैम की हिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा। हालांकि रिपीटेड टॉपिक है, तो जिन बच्चों ने पहले इसके बारे में पढ़ चुके हो आप उस टॉपिक को स्किप कर सकते हो, सीधा सेकंड टॉपिक पे आ सकते हो। सेकंड जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन की हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस अभी ये टेस्ट तो हम लोगों ने कर लिया, सक्सेसफुल टेस्ट भी रहा है, जिसकी वजह से हमारा पूरा डिफेंस सिस्टम के अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है। तो उसके बारे में जानेंगे, ब्रह्मोस के बारे में। अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा पासपोर्ट रैंकिंग के बारे में। मेंस के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करंट अफेयर में कभी कभार वो प्रीलिम्स में इस तरह के मुझे ऐसा लगता है बकवास क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन अगर आप एसएससी बैंकिंग या दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहां से ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। यूपीएससी के हिसाब से मुझे खास इंपॉर्टेंट लगा नहीं, कुछ नया था तो मैंने सोचा चलो ऐड कर ही लेते हैं इसको। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पिग्स हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। ये बहुत एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है बेसिकली हमारी मेडिकल साइंस में, और आने वाला फ्यूचर है पूरा चेंज हो सकता है इसकी वजह से। इतनी ज़बरदस्त ये सर्जरी हुई है, ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो इसके बारे में बात करेंगे। आपका जो है बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन से आप इसको कवर कर सकते हो फ्रॉम जीएस पेपर 3। अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा आरबीआई की एक रिपोर्ट है अबाउट सेविंग इन्फ्लेशन इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दैट। हालांकि आरबीआई की ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आरबीआई के कुछ ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस रिपोर्ट को लिखा है, तो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे हम लोग इकोनॉमी के कवर कर सकते हैं। तो फ्रॉम जीएस पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से वी विल कवर दैट। अगला जो टॉपिक है ये है आज का एडिटोरियल सेक्शन। जबरदस्त एडिटोरियल सेक्शन है, 2 क्वेश्चन यहाँ से मैंने मेंस के बनाए हैं। तो अगर कोई बच्चा आंसर राइटिंग लिखने में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप इन आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो। जहाँ पे आप इसको सबमिट कराना है करवा सकते हो, खुद भी सेल्फ रिव्यू कर सकते हो। आपके फ्रेंड आपके जो प्रिपरेशन करते हैं उसको दिखा सकते हो अपना आंसर, वो भी रिव्यू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी बहुत बढ़िया तरीका होता है मेंस की तैयारी करने का। अगर आपने कोई एग्जैक्टली टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप सेल्फ रिव्यू भी कर सकते हो। तो इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा अबाउट द प्रेशर एडजस्टेड एचडीआई। एचडीआई के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है तो इंपॉर्टेंट है, इसको तो देखना ना भूलें। सारी एनालिसिस छोड़ दो लेकिन इसको जरूर देखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एक्सप्लेनर सेक्शन में आज हम लोग करेंगे इलेक्टोरल फंडिंग के बारे में। भैया 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं और फंडिंग का मुद्दा फिर से उठा है, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से, और इंटरव्यू में भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए जी करते हैं शुरुआत। और ये आपको रोज बताने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों ने 2022 के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन लॉन्च कर दी है, मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप 2022 के लिए सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो देखिए कोई ना कोई टेस्ट सीरीज तो आपने करनी ही है ज्वाइन। तो क्यों ना आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, हम आपको जानते हैं, आप हमें जानते हो। तो एक जो रिलेशन है इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे और डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में हम लोग यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प करेंगे। ठीक है जी, चलिए करते हैं दोस्तों पहले टॉपिक की शुरुआत। पहला जो टॉपिक आता है वो आता है मुल्लारपुरिया डैम से। ठीक है, देखिए डैम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भैया ये जो है इधर हमारा है केरला, ठीक है जी, और इधर आपका इधर आ जाता है तमिलनाडु। तो केरला में एक रिवर है जो जिसका नाम है पेरियार रिवर, राइट, पेरियार रिवर। और यहाँ पे एक लेक आती है जिसे कहते हैं वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक जो है वो लॉन्गेस्ट लेक भी है इंडिया में। अगर आपको ना पता हो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है जी। पेरियार रिवर के ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसे कहते हैं मुल्लारपुरियार डैम। और ये कोई आज का डैम नहीं है, ये बहुत पुराना डैम है, ठीक है। पेरियार टाइगर रिजर्व है यहाँ पे। पेरियार टाइगर रिजर्व में ही यहाँ पे कुछ बिल्कुल तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे एक जगह पड़ती है, वहां से ये रिवर ओरिजिनेट होती है बेसिकली। हालांकि पहले तमिलनाडु ऐसा क्लेम करता था कि वो तमिलनाडु से ओरिजिनेट होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो ये पेरियार रिवर है ये पूरी तरह से केरला के अंदर ही ओरिजिनेट होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आर्गुमेंट को माना है। इवन तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक एफिडेविट दिया था, उसने भी कहा है कि पेरियार रिवर का ओरिजिन केरला के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर नहीं है। अगर आपको कोई टेक्स्ट किसी बुक में ऐसा मिलता है कि उसका जो ओरिजिन है तमिलनाडु के अंदर है, तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इवन तमिलनाडु की सरकार ने खुद ऐसा बोल दिया है। तो यहाँ पे पड़ता है आपका पेरियार टाइगर रिजर्व, जहां से बेसिकली वो ओरिजिनेट होती है उसके अंदर से ही, ठीक है।
तो पेरियार रिवर थोड़ा सा और आगे बढ़ती है और यहाँ पे जो है एक्चुअली जाके जो छोटी छोटी रिवर होती हैं, ठीक है। एक रिवर का नाम होता है मुलियार रिवर। मुलियार रिवर छोटी सी ट्रिब्यूटरी है बेसिकली, मुलियार इसको आप कह सकते हो, MULLAYR। और एक रिवर हमारे पास पेरियार तो है ही, जो मेन रिवर है। तो यहाँ पे जाके दोनों रिवर्स मिलती हैं, तो और वहां पे जहां पे रिवर मिलती है ना, वहां पे हम लोगों ने एक डैम बनाया है जिसे कहते हैं मुल्लार पुरियार डैम, है ना। मुल्लार प्लस पेरियार, तो दोनों को मिला के मुल्लार पेरियार बना दिया। लेकिन ये डैम की हिस्ट्री बहुत पुरानी है दोस्तों, बहुत पुरानी। ये डैम जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी उसकी 1887 में, अंग्रेजों के ज़माने की बात है भैया। और 1885 में जो है फाइनली इसकी कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ था। और पहले पता क्या था, पहले मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करता था। तो ब्रिटिश, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे दो तरह की टेरिटरी हुआ करती थी। एक टेरिटरी हुआ करती, प्रिंसली स्टेट्स होते थे, है ना। और एक होते थे जो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, जहाँ ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। तो तमिलनाडु हुआ करती थी मद्रास प्रेसिडेंसी। तो पहले तो बेसिकली हमारे पास तीन ही प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे। और ये जो ट्रेवनकोर बोलते थे पहले, इसका नाम था ट्रेवनकोर, केरला को ट्रेवनकोर बोलते थे, ठीक है, पुराना नाम था इसका। और यहाँ पे भैया महाराजा थे। लेकिन तमिलनाडु वाला जो एरिया था ना, ये काफ़ी डेवलप्ड था, डेवलप्ड इन द सेंस कि यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी बड़े पैमाने पे की जाती थी। तो ब्रिटिशर्स ने ट्रेवनकोर के महाराज को बोला कि भाई साहब, हमें यहाँ पे खेती बाड़ी हमारी जो होती है उसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए हम लोगों को इरिगेशन बेसिकली करना है, तो पानी चाहिए। तो क्यों ना आप हमें एक पेरियार रिवर के ऊपर एक डैम बनाएं, और ताकि इन लोगों को पानी मिल सके और एग्रीकल्चर वगैरह कर सकें। अब बहुत सालों तक, 20-25 सालों तक नेगोशिएशन हुआ और फाइनली जो है यहाँ पे मुल्लार और पेरियार रिवर जहाँ पे मिलती थी, उन्होंने वहाँ पे एक डैम बना दिया जिसे आज हम लोग मुल्लार पुरियार के नाम के से जानते हैं। उसी समय जो है पेरियार, तमिलनाडु के अंदर यहाँ पे एक और रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है वेगई, ठीक है। तो मुल्लार पेरियार डैम से एक छोटी सी टनल, एक छोटा सा कनाल जो है वो वेगई रिवर के अंदर भी जाता है। और यहाँ पे हम लोगों ने वेगई डैम बनाया हुआ है। एक्चुअली वेगई जो रिवर है ना, इसका पानी, इसमें पानी बहुत कम रहता है। तो यहाँ से हम लोग छोटी सी कनाल और टनल बना के इसके पानी के लेवल को हम लोगों ने बढ़ा दिया। तो इस तरह से इस पूरे एरिया में एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। बहुत सालों तक ये चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो नेगोशिएशन हुआ था ना, तो उसमें उसमें थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ क्या हुआ था। ये जो नेगोशिएशन हुआ था, इसमें एक्चुअली ये जो पूरा पेरियार जो डैम बनाया है मुल्लार पेरियार, इसकी मेंटेनेंस और इसका ऑपरेशन वो कंप्लीटली किसके हाथ में था पता है आपको? तमिलनाडु गवर्नमेंट के हाथ में था। तब तक ब्रिटिश हुआ करते थे, तो इसलिए मैं तमिलनाडु बोल देता हूँ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पूरी तरह से तमिलनाडु इसको कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है। हालांकि ये केरला की टेरिटरी के अंदर बना हुआ है और इसको दिया गया था 999 ईयर्स के लिए। सोचो, अंग्रेजों ने सोचा होगा कि हम लोग इंडिया में 1000 साल रहेंगे कम से कम। ठीक है। तो ये 1887 की बात है, तो भैया वो 1947 में तो चले ही गए थे यहाँ से। लेकिन जुबान तो जो होती है ना, अग्रीमेंट तो अग्रीमेंट होता है। तब अग्रीमेंट एक बार 999 ईयर के लिए कर दिया तो कर दिया समझो। तो अग्रीमेंट जो है आज भी चल रहा है। उस समय 1000 एकड़ के लगभग जमीन वगैरह यहाँ पे ली गई थी, और जहाँ पे ये डैम बनाया गया था, रेजर्वोयर बनाया गया था। और आपको पता है 1 एकड़ के हिसाब से जो है यहाँ पे लगभग 5 रुपए पर एकड़ पे अग्रीमेंट हुआ था समय, एक्चुअली उस समय पे, अंग्रेजों के समय की बात है, 5 रुपए पर एकड़। बाद में इसको चेंज वगैरह करके जो है 30 रुपए, 40-50 रुपए कर दिया गया होगा। 30 रुपीज़ कर दिया गया था बेसिकली बाद में इसको 1970 में। आज भी वो मेरे ख्याल से 30 रुपीज़ के हिसाब से ही चल रहा है, कोई नया अग्रीमेंट ये रिन्यू हुआ नहीं। तो सोच सकते हो भैया कितना सस्ते में, है ना। जमाने की बात है, दादाजी परदादाओं के ज़माने की बात है, 5 रुपये बहुत हुआ करते थे उस समय। तो ये इशू बहुत चलता रहा, अंग्रेज छोड़ के चले गए। 1947 में जो है इंडिया आज़ाद हो गया। 1956 में केरला जो है वो सेपरेट स्टेट बन गया, और तमिलनाडु कुछ सालों तक ये ठीक ठाक चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1970s में क्या हुआ, इस डैम की स्ट्रेंथ को लेके इशू क्रिएट हो गए। डैम में कुछ क्रैक्स वगैरह पड़ गए और इसके टूटने का खतरा हो गया, क्योंकि पानी तो होता ही है डेफिनेटली इसके अंदर, है ना, वजन होता है, भारी होता है। और ये जो मुल्लार पेरियार डैम बनाया गया ना दोस्तों, ये मैसनरी डैम है। अगर एग्जाम में पूछ लें तो आप बता सकते हो मैसनरी डैम है। मैसनरी डैम का मतलब यह है कि लाइमस्टोन और जो ब्रिक्स होती है ना, ईंट वगैरह होती है, उसको मिक्स करके बेसिकली बनाया गया है। और ये ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम का मतलब ये है कि अपने वजन की वजह से यहाँ पे ये स्टेबल बना रहता है। तो मैसनरी डैम है और ग्रेविटी डैम है। थोड़ा बहुत अगर आपको डैम्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, थोड़ा गूगल कर लीजिए, टाइप्स ऑफ द डैम्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल आपके पास आ जाएंगे। तो 1970 के बाद एक्चुअली मुद्दा शुरू हुआ,
और सेफ्टी को लेके प्रॉब्लम क्रिएट हुई। केरला ने कहा कि ये सेफ नहीं है, इसलिए इसके वाटर के लेवल को कम कर दिया जाए या फिर इसको पूरी तरह से तोड़ के एक नया डैम बना दिया जाए। तो वो इशू इतने सालों से चलता रहा, लगातार लगातार लगातार, और आज भी वो इशू चल रहा है। इवन 2021 में यूनाइटेड नेशन ने भी एक रिपोर्ट इशू की थी जिसमें कहा गया था कि जो मुल्लार पोरिया डैम है ये काफी वीक है, और अगर यहाँ पे बाई चांस अर्थक्वेक आ गया और जिसकी जो रिक्टर स्केल पे अगर वो 6 पॉइंट से ज़्यादा का हुआ तो समझ लो भैया ये डैम टूटने वाला है। और एक बार डैम अगर टूट गया ना तो समझ लो लाखों लोग जो यहाँ पे रहते हैं और इरिगेशन और जो गांव वगैरह जितने भी हैं भैया सब डूब जाएंगे। इसलिए इसकी आईआईटी कानपुर ने भी इवन अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ये डैम जो है अनसेफ है और इसको तोड़ के डिसमेंटल करके एक नया डैम बनाना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु कभी भी इस बात पे अग्री नहीं करेगा। उसको पता है कि अगर नया डैम बनेगा तो उसका कंट्रोल किसके हाथ में होगा, केरला के हाथ में होगा, और मुल्लार पोरियर का डैम जो है वो तमिलनाडु के हाथ में है। इसीलिए दोनों के बीच में काफी ज्यादा टसल चलती रहती है। एक और टसल चलती रहती है वाटर के लेवल को लेके। ठीक है, केरला कहता है देखिए जितना वाटर का लेवल बढ़ेगा पानी का प्रेशर भी तो बढ़ेगा ना, और उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर असर पड़ता है। तो केरला कहता है कि भैया आप वाटर के लेवल को जो है कम करिए, 130 फीट तक करिए, 130 या 132 जितना भी वो बोलता है। तमिलनाडु कहता है कि नहीं नहीं मुझे ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं 140 फीट या 152 फीट जो है उसकी हाइट रखूंगा। तो इसके लेके जो है पूरा मुद्दा चलता रहता है, और ये प्रेजेंटली जो मुद्दा है वो भी इसी को लेके है। तो फाइनली ऐसा हुआ था, थोड़ा सा आपको मैं एक दो वर्डिक्ट के बारे में बता देता हूँ। 2006 के अंदर बेसिकली 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट सुनाया था जिसके तहत ये कहा गया था कि भैया, मेरा पेन कहाँ गायब हो गया, हाँ जी 2006 में वर्डिक्ट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि तमिलनाडु की सरकार जो है 152 फीट उस वाटर के लेवल को रख सकती है। बाद में हालांकि इसको 142 कर दिया था, लेकिन केरला ने बोला कि नहीं साहब ये 142 और 152 बहुत ज्यादा है, पुल टूट जाएगा, और पुल टूट गया तो हंगामा हो जाएगा। खैर ये मामला चलता रहा और फाइनली 2014 में क्या हुआ, केरला ने एक डैम सेफ्टी एक्ट नाम का एक्ट पास किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा कि 2014 में कि आप इसका जो वाटर का लेवल है उसको 136 फीट रख सकते हो। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कितना फीट रखना है नहीं रखना है। और 2014 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल कमेटी भी बनाई, परमानेंट सुपरवाइजरी कमेटी। ठीक है, तो ये कमेटी बनाई। आज के समय में इस डैम को लेके इसकी सेफ्टी या टेक केयर को लेके जो भी चीज़ें की जाती हैं वो ये कमेटी ही फिक्स करती है, जो कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई थी। तो आज के अगर आप एडिटोरियल सेक्शन को पढ़ो तो ये इसी कमेटी के बारे में बोल रहा है। केरला ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल फाइल की है। उसने कहा है कि देखिए भैया तमिलनाडु हमारी बात मानता नहीं। एक्चुअली हुआ क्या कि तमिलनाडु ने थोड़े समय पहले रात के समय उसके डैम के जो है 10 गेट खोल दिए और केरला को बताया भी नहीं कि हम लोगों ने गेट खोल दिए हैं, जिसकी वजह से सुबह उठ के देखा तो पानी का लेवल बहुत इंक्रीज हो गया था, फ्लड वगैरह आ गया था। तो तमिलनाडु भी कम नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा ही करते हैं। तो केरला ने कहा कि देखिए भैया पहली बात तो आपको हमसे पहले आपने मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। दूसरी बात रात को क्यों कि आपने दिन में करना चाहिए था। तो इस तरह की कुछ बातें वहाँ पे चल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने केरला को बोला कि देखो भाई मैं डेली टू डेली मेंटेनेंस नहीं कर सकता ना, उसके लिए हमने एक कमेटी बना रखी है, वो कमेटी ही सब कुछ फिक्स करेगी। इसलिए आप आइंदा से इस तरह की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लेकर ना आए, तभी आपके लिए अच्छा होगा। दोनों स्टेट केरला और तमिलनाडु दोनों स्टेट इवन महाराष्ट्र आपस में मिले बैठे बात करें और कोई ना कोई सोल्यूशन खुद निकालें। ठीक है, रोज रोज हमें परेशान करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। नया डैम बनाना है तो नया डैम बनाइए, पुराने डैम को स्ट्रेंथन करना है तो उसको स्ट्रेंथन कीजिए, जो भी करना है खुद मिलके कीजिए, लेकिन रोज रोज के इस इशू को आप जो है यहाँ पे मत लेके आइए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कल वाले आदेश में कहा है। तो यही था। देखिए थोड़ा समय मैंने ज़्यादा ले लिया, मैं कहानी के अंदर थोड़ा ज़्यादा घुस गया। एनीवेज, तो आगे जाके बात करते हैं दोस्तों ब्रह्मोस के बारे में, एडवांस वेरिएंट। देखिए ब्रह्मोस वैसे अपने आप में ही बहुत एडवांस एक मिसाइल है हमारे पास, राइट, और ये क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ये क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में आपको मैंने बताया था। बैलिस्टिक मिसाइल की जो वो पाथ होता है ना वैसे होता है, यूं करके जाता है, पहले ऊपर तक जाएगा फिर नीचे आएगा। क्रूज मिसाइल जो है वो सरफेस के क्लोज चलती है, इसलिए क्रूज मिसाइल को रडार वगैरह हैं वो भी इतना जल्दी से कैच नहीं कर पाते हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, पता है आपको, ये सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक का मतलब ये है कि ये 2.8 मैक स्पीड से चलती है। 2.8 मैक स्पीड का मतलब ये है कि लगभग 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, आप इतना कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि साउंड की स्पीड को जो है मैक में, MAC मैक में उसको मेजर किया जाता है। तो इसका हम लोगों ने एक और एडवांस वर्जन टेस्ट किया है, तो बड़ी अच्छी बात है। और वो पता कहाँ से किया, वो किया है INS
विशाखापट्टनम से। ISS विशाखापट्टनम जैसा कि फोटो में देख सकते हो, ये डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर। और ये सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है, ये मेड इन इंडिया है, ठीक है, मेड इन इंडिया, और दुनिया के सबसे एडवांस्ड डिस्ट्रॉयर्स में माना जाता है। और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि छुपन छुपाई खेलते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि जो ये मिसाइल्स हैं या शिप्स हैं इस तरह से बनाए जाते हैं कि दुश्मन का रडार उनको इजीली नहीं पकड़ पाता है। तो INS विशाखापट्टनम एक्चुअली 2021 में ही हमारी नेवी के अंदर इसको कमीशन किया गया था, और इसको कहा गया है अंडर प्रोजेक्ट 15B। ठीक है, तो ये थोड़ा आप याद रख लेना है हल्का सा, प्रीलिम्स में अगर बाई चांस पूछेगा तो। इसे प्रोजेक्ट ब्रावो 15B भी कहते हैं, और 2021 में है, मेड इन इंडिया के अंदर में है। तो इससे जो है उसको छोड़ा गया, ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन को, और टारगेट को हिट किया गया, और बहुत शानदार तरीके से टारगेट को हिट किया। और आने वाले समय में हम लोग और भी ज़्यादा टेस्टिंग यहाँ पे करने वाले हैं डेफिनेटली, और भी ज़्यादा हम लोग यहाँ पे टारगेट को हिट करेंगे। तो बस यही था थोड़ा सा एडवांस वर्जन। एडवांस वर्जन का सेंस इसका मतलब ये है कि शुरुआत में जब ब्रह्मोस मिसाइल हम लोगों ने कमीशन किया था, इंडिया में बनाया था विद द हेल्प ऑफ रशिया, तो उसकी जो रेंज थी ना वो दैट वाज 290 किलोमीटर। लेकिन अभी हम लोग इसकी रेंज को 350 450 तक भी लेके जाएंगे, और ब्रह्मोस का जो हम लोग सेकंड पार्ट बना रहे हैं ना उसकी रेंज हम लोग 800 से 900 किलोमीटर भी लेके जाने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगर आपको ब्रह्मोस के बारे में जानना है आप जान सकते हो। और सुपरसोनिक मिसाइल के बाद अलावा एक और मिसाइल होते हैं जिसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। अभी कोरिया ने उसकी टेस्टिंग की थी, थोड़े समय पहले चाइना ने भी उसकी टेस्टिंग की थी, जिसको लेके पूरी दुनिया में हंगामा हो गया था, है ना। हाइपरसोनिक मिसाइल वो साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा चलती है, हाइपरसोनिक 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। और भैया इसको दुश्मन के रडार कैप्चर नहीं कर सकते, बेसिकली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है आज के समय में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो यही था थोड़ा सा ब्रह्मोस एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में। ठीक है, हल्का फुल्का आप देख लीजिएगा। और अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है इंडिया का पासपोर्ट रैंक इम्प्रूव टू 83 फ्रॉम द 90। ठीक है, इसे कौन इशू करता है, इसे करता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट तो बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का है जो यूके बेस्ड है, और ये क्या करते हैं ना, हर साल अलग अलग कंट्री के पासपोर्ट की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। पासपोर्ट को स्ट्रेंथ करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई सी किस कंट्री के पासपोर्ट पे आप ज्यादा से ज्यादा कंट्री में विजिट कर सकते हो विदाउट वीजा, विदाउट प्रायर वीजा। मतलब वहां पे पहुंचने के बाद वीजा ऑन अराइवल हो सकता है, लेकिन आपको पहले वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि किसी कंट्री का पासपोर्ट कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अब मान लो आपको श्रीलंका जाना है, श्रीलंका जाने के लिए आपको एडवांस में पास वीज़ा की अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा फ्लाइट बुक करो, श्रीलंका पहुंच जाओ, श्रीलंका के एयरपोर्ट पे जाके दिखाओ कि भैया मैं इंडिया से आया हूं, और वो आपको तुरंत वीज़ा दे देते हैं उसी समय एयरपोर्ट के ऊपर ही, 15 दिन 20 दिन का जितना भी आपको लेना है। तो उसे कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। लेकिन अगर आपको यूएसए जाना है तो क्या करना पड़ेगा, यूएसए के लिए आप डायरेक्ट फ्लाइट बुक नहीं करा सकते हैं। यूएसए के लिए आपको 6 महीने पहले, साल भर पहले वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आपका इंटरव्यू होता है, बहुत सारे पेपर वगैरह चेक करते हैं, तब जाके आपको वीज़ा इशू किया जाता है। तो उसके बेसिस पे कंट्रीज की वीज़ा की स्ट्रेंथ यहाँ पे इशू की जाती है। तो इस समय जो इंडिया की जो 2022 में फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया के जो पासपोर्ट की स्ट्रेंथ है दैट इज 83। मतलब ये है कि इंडिया जो है लगभग इस समय इंडिया में जो है 107 कंट्रीज के अंदर आप लोग जो है विदाउट प्रायर वीजा के ट्रैवल कर सकते हो। तो अगर आपको पाकिस्तान के लिए तो खैर वीजा चाहिए, बहुत सारी कंट्री हैं, मलेशिया है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, दुनिया भर की ऐसी कंट्री हैं, 107 कंट्री ऐसी हैं जहां के लिए आपको प्रायर वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया जो है वो साउ टोम के साथ और प्रिंसिप एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, उनके साथ अपने रैंक को शेयर करता है। और दुनिया का जो सबसे स्ट्रोंगेस्ट इस समय जो पासपोर्ट है वो पता कौन सा है, वो है आपका जापान और सिंगापुर। ठीक है, पहले नंबर पे हैं। और जापान और सिंगापुर के लोग जो है 192 कंट्रीज के अंदर बिना वीजा के ही जा सकते हैं, प्रायर वीजा। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई इनसे सवाल नहीं पूछता है, जापान और सिंगापुर। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आपका आता है साउथ कोरिया और जर्मनी। साउथ कोरिया और जर्मनी दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद आपका जो है फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, स्पेन वगैरह आते हैं तीसरे नंबर पे। फिर आपका जो है फ्रांस हो गया, जैसे नेदरलैंड, स्वीडन वगैरह है ना, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ये सब कंट्रीज आती हैं। फिर आपका जैसे यूएसए है, यूके, इस तरह की कंट्रीज आती हैं। उसके बाद ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री, बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, है ना, यूरोपियन कंट्री, और वो सब यहाँ पे आती हैं। सबसे नीचे पता कौन सी कंट्री आती है, सबसे नीचे आती है ऑफ कोर्स अफगानिस्तान। ठीक है, और उसके अफगानिस्तान से थोड़ा सा ऊपर आती है इराक, उससे थोड़ा सा ऊपर आता है सीरिया,
उससे थोड़ा सा ऊपर आता है अपना पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, दिस इज वन ऑफ द लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, है ना, नीचे से चौथे नंबर पे है भैया। तो कोई भी पाकिस्तानियों को स्वागत नहीं करता है। बेसिकली पाकिस्तानियों को स्वागत कौन करते हैं? ज़्यादातर जो अरब कंट्रीज हैं, है ना, वहाँ पे पाकिस्तानियों का, अदरवाइज दुनिया में कहीं पे भी पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं किया जाता। इससे तो यही इंडिकेट होता है, राइट। इंडिया वालों की भी हालत कोई ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं है, 83 रैंक है भैया। खैर, पाकिस्तान से तो आगे ही हैं। ठीक है, चलिए जी अगली न्यूज़ पढ़ते हैं। पिग्स हार्ट को जो है भैया, सूअर के हार्ट को एक आदमी के दिल में ट्रांसप्लांट किया गया है, और जो अभी तो ठीक ठाक धड़क रहा है। अब ये पता नहीं फ्यूचर में कितना वो सस्टेनेबल रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो कर दिया गया है। 57 ईयर ओल्ड ये पर्सन था, ठीक है, और उनको दिल की बीमारी थी, और उनकी बीमारी कुछ ऐसी थी कि उसके अंदर जो है हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते थे हार्ट का उस सेंस में, या फिर ह्यूमन हार्ट को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते थे क्योंकि आदमी की काफ़ी पुअर हेल्थ थी। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट किया गया और पिग हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया, जो अभी तो जो है ठीक ठाक धड़क रहा है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होगा। और ये बहुत ही लैंडमार्क एक सर्जरी हुआ है, ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, क्योंकि फ्यूचर में ऑर्गन्स की जो कमी रहती है ना, ऑर्गन्स, उसको दूर किया जा सकता है। अगर एनिमल के हार्ट को इंसान के हार्ट में डाल दिया गया, तो इसका मतलब जो ऑर्गन की कमी पेशी होती है उसको हम लोग यहाँ पे दूर कर सकते हैं। तो एक इस तरह की ज़बरदस्त चीज़ हुई है, और आने वाले समय में डेफिनेटली और ज़्यादा एडवांसमेंट यहाँ पे होने वाली है। और जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं या किसी को हार्ट की दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए एक तो ये वरदान जैसा साबित हो जाएगा। तो ह्यूमन मेडिकल साइंस है ना, कितनी तरक्की कर रही है। जो चीज़ पहले हमारे दूर पहुंच से दूर हुआ, सोच से भी दूर हुआ करती थी, पहुंच तो दूर हो, सोच भी नहीं सकते थे हम यहाँ तक, तो है ना, वहां तक पहुंच गए हैं। मेल को फीमेल बना सकते हैं, फीमेल को मेल बना सकते हैं। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ हो गई आज के ज़माने में, है ना। क्लोन पैदा कर सकते हैं आप, डिज़ाइनर बेबी पैदा कर सकते हैं। माँ के पेट में ही बच्चे का कैरेक्टर को डिसाइड किया जा सकता है, वो कैसा होगा, उसकी आंखों का रंग कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, डिसीज एंड ऑल दैट। इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी हो गया, मतलब हम लोग भगवान के जो है धीरे धीरे क्लोज पहुँच रहे हैं आज से। और ये कोई बहुत पुरानी चीज़ भी नहीं है। ये जो मेडिकल साइंस, मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही पिछले समझ लो 200-300 साल में ही आई है। सोच के देखो कि 200-300 साल में जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो आने वाले 500-700 साल में क्या होगा, है ना। हम तो इंसान को मरने ही नहीं देंगे ना भैया, इंसान अमर हो जाएगा, ऐसी दवाइयाँ बन जाएंगी आने वाले 500 300 200 ईयर्स में। तो ठीक है, तब तक हम जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोग अगला जन्म लेके आएंगे, ठीक है। तब आप इस लेक्चर को याद रखना कि कभी ये लेक्चर हम लोगों ने किया था। खैर, आगे बढ़ते हैं। हाउस होल्ड एक्सपेक्टिंग हायर इन्फ्लेशन अफेक्ट्स बैंक सेविंग। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ना, वो आरबीआई की ऑफिशियल रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन आरबीआई के कुछ ऑफिसर्स ने इसको इशू किया है। और इनका ये कहना है कि देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब क्या ना, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं। जब चीज़ों के दाम बढ़ते हैं ना, तो करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है, सीधी सी बात है ना, करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है। और सोच के देखो, अगर आपको ये पता चल जाए कि फ्यूचर में महंगाई बढ़ने वाली है, तो आप क्या करोगे। और महंगाई बढ़ने के, जब महंगाई बढ़ती है तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो गया है बैंकों में। तो जब महंगाई बढ़ेगी, आज के समय मान लो महंगाई ज़्यादा है, और आपको ये लगता है कि आने वाले 6 महीने में, साल भर में महंगाई ज़्यादा होगी, इसका मतलब बैंकों में इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो क्या आप बैंक्स के अंदर पैसा सेविंग करवाने जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि आपको बैंक में सेविंग में इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा है। आप बैंक में सेविंग कराने कब जाते हो, पैसा जमा करवाने जाते हो, तब वहां पे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है ना, इसीलिए। तो इनका कहना है कि अगर फ्यूचर में इन्फ्लेशन होती है, ऐसा लोग एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो लोग सेविंग को कम कर देते हैं। उस केस में लोगों को क्या करना चाहिए। अब पैसा मान लो आपके पास है, सैलरी आपकी आई है, बैंकों में आप जा नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है स्टॉक मार्केट वगैरह के अंदर जो है वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना, एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, रादर देन सेविंग योर मनी इन द बैंक। एक इन्होंने ये कहा है। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि अगर लोग फ्यूचर में इन्फ्लेशन को प्रिडिक्ट करते हैं, तो उनके कंजप्शन पैटर्न में भी चेंज होता है। कंजप्शन पैटर्न में चेंज होता है। सपोज करो आज आपको एक बाइक लेना है, ठीक है, आज आपके पास 50,000 रुपए हैं, तो आप उसको आज खरीद सकते हो, या फिर आप उस पैसे को बैंक में सेविंग करवा सकते हो। लेकिन आपको पता है कि बैंकों में सेविंग करवाने का कोई फायदा तो है नहीं, तो क्या करोगे, आप उस 50,000 पैसे को आज ही कंज्यूम करना पसंद करोगे, रादर देन इन फ्यूचर। क्योंकि फ्यूचर में उसकी वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी 50,000 की, क्योंकि इन्फ्लेशन है ना। तो ये जो कंजप्शन पैटर्न है वो भी चेंज होता है। तो जब जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, लोग उसको तुरंत कंज्यूम करना शुरू करते हैं, रादर देन फॉर द लेटर पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट टाइम में तो ऐसा ही होता है। और इन्होंने एक और चीज बोली है, इन्होंने कहा है कि अगर फ्यूचर में आपको लगता है इन्फ्लेशन होगा,
तो बैंकों में पैसा जमा करवाने की बजाय आप लोग क्या कर सकते हो, कॉमोडिटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे ज्वेलरी वगैरह खरीद सकते हो, गोल्ड, है ना। गोल्ड तो सदाबहार होता है, आज भी वैल्यू है, कल भी वैल्यू है, परसों भी वैल्यू है। तो बैंकों में पैसा सेविंग करवाने की बजाय इन्फ्लेशन वाले समय में आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, ज्वेलरी वगैरह खरीदिए। उसके बेनिफिट ही बेनिफिट है। ज्वेलरी खरीदोगे तो पहले तो सजोगे धजोगे, तो आपकी ब्यूटी बढ़ाएगा आपकी हीरो। और अगर बाई चांस बुरा समय आ गया तो उसी को बेच के आपको पैसा भी मिल जाएगा। तो ऐसा इन्होंने कहा है। तो आरबीआई की ऑफिशियल रिपोर्ट तो खैर नहीं है, लेकिन आरबीआई के ऑफिसर्स ही हैं ये जिन्होंने ये लिखा है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। तो इकोनॉमी का टॉपिक है बेसिकली। तो आप जब इन्फ्लेशन पढ़ते हो आपके इकोनॉमी के कोर टॉपिक में, तो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जहाँ पे हम लोग फिलिप्स कर्व वगैरह पढ़ते हैं ना, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन सेविंग, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सब चीज़ें आप जो है अपनी इकोनॉमी में पढ़ते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वैल्यू ऑफ करेंसी और मार्केट, वैल्यू ऑन द स्टॉक मार्केट, है ना, ऑन द सेविंग ऑफ द बैंकिंग, वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन का बेसिकली टॉपिक था और आपकी इकोनॉमी का कोर टॉपिक है। थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, बाकी आप इकोनॉमी वाले सेक्शन से कर लीजिए, राइट। चलिए दोस्तों, अगली जो न्यूज़ रहने वाली है वो है इलेक्शन कैंपेनिंग के बारे में। 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए इलेक्टरल फंडिंग को लेकर दोबारा से इशू मार्केट में उठ गया है। और मार्केट में ऐसा उठा है कि कहता है कि व्हाट इज द इशू इंपॉर्टेंट दो वोटर्स। देखिए सीधी सी बात है भैया, ये तो गिव एंड टेक है ना, जो आपको देगा आप उसको दोगे। तो पॉलिटिशियन जो है वो वोट मांगते हैं। वोट किससे मांगते हैं? जनता से मांगते हैं। और जनता पॉलिटिशियंस को फंडिंग करती है। तो जब पॉलिटिशियन को ये पता है कि तुम लोगों को जनता ने फंडिंग की है, तो वो जनता के लिए ही काम करेगा। आर गेटिंग दिस पॉइंट? लेकिन अगर जनता पॉलिटिशियंस को फंडिंग नहीं करेगी और टाटा बिरला अंबानी अगर फंडिंग करेंगे, तो पॉलिटिशियन किसके लिए काम करेगा? टाटा बिरला अंबानी के लिए करेगा, जनता के लिए थोड़ी करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो ये फंडिंग वाला पैटर्न। उसके अलावा कहता है डज स्पेंडिंग इन द इलेक्शन अफेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट? डेफिनेटली, वही तो मैंने आपको बताया। डज स्पेंडिंग इन द इलेक्शन अफेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट? तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन होते हैं या रोड्स वगैरह बनाए जाते हैं, ब्रिजेस वगैरह बनाए जाते हैं, इनके ऊपर जो है सरकार तभी खर्चा करती है जब उससे जनता को बेनिफिट होता है। लेकिन अगर जनता सरकार को पैसा ही नहीं देगी और टाटा बिरला अंबानी अगर सरकार को पैसा देंगे, तो वो उनके लिए काम करेंगे ना, ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिससे उनको बेनिफिट होता है। हालांकि पॉलिटिशियंस कभी भी जनता के अगेंस्ट में एक्शन नहीं लेते हैं, और अगर कभी कभार लेते भी हैं तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं ये तो तुम्हारे बेनिफिट में है। जैसे फार्म लॉ के बिल में हुआ। फार्म लॉ को पहले इंट्रोड्यूस किया गया सरकार के द्वारा ये कहकर कि ये तो भैया तुम्हारे भले के लिए है, और बाद में उसको वापस भी ले लिया ये कह के कि ये तुम्हारे भले के लिए वापस ले रहा हूं। तो दोनों चीजें जो है वो भले के लिए। मतलब कहने का यह है कि अगर बाई चांस अगर सरकार बिजनेसमैन के लिए अगर पॉलिसी बनाती भी है ना, तो भी ऐसे ही दिखाती है जनता को, भैया ये तो तुम्हारे बेनिफिट के लिए है। तो ये फंडिंग वाला बड़ा तगड़ा इशू है। इसे कहा जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब यह है कि जब पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं, जब पॉलिसी मेकर्स और बिजनेसमैन आपस में हाथ मिला लेते हैं, उसके बीच में जो है पब्लिक इग्नोर हो जाती है। अब इंडिया में क्या सिचुएशन है फंडिंग को लेके? इंडिया में फंडिंग जो है बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, जनता को यह पता ही नहीं चलता कि कौन आदमी कितनी फंडिंग कर रहा है। टाटा बिरला अंबानी दुनिया भर के लोग जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग करते हैं पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन ऐसा उसके अंदर प्रोविजन ही नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। तो जनता को ये कभी भी नहीं पता चलता कि कौन कितनी फंडिंग ले रहा है। आज आपको पता है आज के समय में जितनी भी फंडिंग की जाती है उसमें से 90% फंडिंग सिर्फ बीजेपी को जाती है। और ये फंडिंग कौन करता है? आपको क्या लगता है? आम जनता करती है। आम जनता की जो फंडिंग होती है वो 2-4% होती है। ज्यादातर जो फंडिंग है वो बिजनेसमैन लोगों की होती है। तो डेफिनेटली ये किसके लिए काम करेंगे? बिजनेसमैन लोगों के लिए काम करेंगे। ये तो नॉर्मल सी बात है। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी जो है राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर में आते ही नहीं। मतलब आप जो है फाइल नहीं कर सकते राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत वहां पे, है ना, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आती ही नहीं, इसलिए भैया उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। और जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो दुनिया भर का घपला होगा। जबकि दुनिया की दूसरी जो डेमोक्रेसीज हैं, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका वगैरह, वहां पे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होती है।
इंडिया के अंदर वो नहीं है, तो मतलब दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, वो आप समझ ही सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम लोग एज अ सिटीजन क्या कर सकते हैं, एज अ वोटर हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ वोटर हम लोगों को इन्फॉर्म चॉइस बनानी चाहिए। मतलब जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, है ना, किस पॉलिटिशियन का हेयर स्टाइल कैसा है ना, उसके बेसिस पे हम लोगों को वोटिंग नहीं करना चाहिए। हम लोगों को प्रॉपर जो है जानकारी के तहत वोटिंग करना चाहिए। हम वो जानकारी कहाँ से ले सकते हैं, या तो पॉलिटिकल पार्टीज की आप वेबसाइट पे जाइए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और बहुत सारे कुछ एनजीओज होते हैं जो काम करते हैं इस क्षेत्र में, उनसे आप हेल्प ले सकते हो ना, वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो उसके बारे में ही जो है यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बताई गई है। एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, शायद सोच के आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा कि मनरेगा जो है ना, मनरेगा का जो टोटल बजट होता है दोस्तों, वो होता है 75,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। और बहुत लोग कहते हैं कि अरे यार सरकार को ना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है 75,000 करोड़, लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं मैं, बहुत शॉकिंग होगा, सरकार ने पिछले कुछ सालों में बिजनेसमैन लोगों को जो टैक्स बेनिफिट दिए हैं या फिर उनको टैक्स में रिबेट दिया है, छूट दी है, वो पता कितनी है, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपीस। ऐसा सरकार ने खुद अपने बजट में कहा है कि बिजनेसमैन लोगों को टैक्स में छूट देने से मुझे 2.5 लाख का करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि मनरेगा का खुद बजट 75,000 करोड़ रुपीस है, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, समझ रहे हो। और जनता को इस बात का पता ही नहीं है, जनता को सिर्फ मनरेगा दिखाई देता है, जनता को यह दिखाई नहीं देता कि सरकार ने बिजनेसमैन लोगों को कितने पैसे का छूट दिया है ना, एनपीए माफ किया है, जो भी चीजें हैं। तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रल फंडिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ज्यादा समय यहाँ पे नहीं लूंगा क्योंकि पुराना टॉपिक है, बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। आज के एडिटोरियल सेक्शन से हम ये लोग 2 क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। एडिटोरियल सेक्शन आज का बहुत शानदार है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डिस्कस द नीड फॉर द PHDI in 21st century and how India can achieve sustainable development using the methodology. Carbon and the material footprint of the human led to the huge pressure on the earth system, ठीक है। तो उसके बारे में ही यहाँ पे ये बात कर रहा है। तो how we can make a balance between growth and the development, so this article is about that। इसको भी थोड़ा आप देख सकते हो, लेकिन इसको हैंडल करने के लिए आपको आज का एडिटोरियल सेक्शन कवर करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो इसको सबसे पहले 1990s में इंट्रोड्यूस किया गया, आप सबको पता है। पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे महबूबुल हक, और इंडिया के इकोनॉमिस्ट हुआ करते हैं जिनका नाम है अमर्त्य सेन। इन दोनों ने मिलकर HDI को डेवलप किया, जिसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग हेल्थ को कंसिडर करते हैं, हम लोग एजुकेशन को कंसिडर करते हैं, और हम लोग पर कैपिटा इनकम को कंसिडर करते हैं। तो इन तीनों बेसिस पे ये देखा जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है, यानी कि वहां पे एजुकेशन, हेल्थ, पर कैपिटा इनकम, वो सब कितना इंक्रीज हुआ है। लेकिन दिस इज नॉट एनफ। हम लोगों ने यहां पे कहीं भी एनवायरमेंट को कंसिडर नहीं किया। इसका मतलब यह है कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत HDI इशू किया जाता है, रिलीज किया जाता है, दैट इज नॉट एनफ। हम लोगों को एनवायरमेंट को भी इंक्रीज यहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा कि हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं, ह्यूमन जो एक्टिविटी करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ट्रैफिक एंड ऑल दैट, उससे एनवायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचता है, अगर हम उसको भी यहां पे कंसिडर करेंगे ना, तब जाके हमें डेवलपमेंट की क्लियर पिक्चर मिलेगी। इसे ही कहते हैं प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जेंडर एडजस्टेड होता है ना, हमारे पास इनइक्वालिटी एडजस्टेड होता है। इसी तरह से हम लोग प्लैनेट को जो नुकसान पहुंचता है ह्यूमन एक्टिविटी से, उसको भी कंसिडर करते हैं इन PHDI, प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहाँ पे बेसिकली 2 चीजें कंसिडर की जाती हैं, एक तो जो है पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड कितना आप रिलीज कर रहे हो वो, और आपका पर कैपिटा फुटप्रिंट कितना है, मतलब जो आप चीजें यूज करते हो, जैसे मैं लैपटॉप यूज करता हूं, मोबाइल यूज करता हूं ना, इस तरह की जो मटेरियल चीजें आप यूज करते हो, उससे जो है पर कैपिटा कंजप्शन देखी जाती है। तो ये 2 ऐसे यू नो ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे PHDI को कैलकुलेट किया जाता है। एक आइडियल सिनेरियो में PHDI और HDI ये दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हम लोग एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं तो PHDI जो है वो HDI से नीचे चला जाता है, क्योंकि हम लोग एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं ना, जंगल काट रहे हैं भैया, CO2 को रिलीज कर रहे हैं, पोल्यूशन भी कर रहे हैं बहुत सारा, और दुनिया भर की मटेरियल चीजें यूज कर रहे हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। एक एक आदमी के घर पे 10-10 कार खड़ी हैं, जबकि उसके घर में रहने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं। इसे कहते हैं मटीरियल फुटप्रिंट, जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइट करना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो करी जाती हैं। तो यहां से डेफिनेटली प्रीलिम्स में आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है इस पर्टिकुलर स्लाइड से।
ठीक है, लेकिन आगे आने वाली जो स्लाइड होंगी वहां से हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे इसको। तो ये चीज आपसे पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखिए बात करते हैं, तो 1990s में वो आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है, वो सारी सारी चीजें महबूबुल हक और अमर्त्य सेन के बारे में वो सारी चीजें हैं। तो ग्लोबल और लोकल एविडेंस क्या दिखाते हैं हमें? एविडेंस हमें ये बताते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, है ना, लैंड सिस्टम को हम लोग पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बायो जियोकेमिकल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही नहीं, लॉन्ग टर्म में भी बहुत ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट करने वाली है। और आने वाला समय ऐसा होगा, आने वाले 30 40 50 60 100 साल, जहां पे हमारा पूरा अर्थ सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो सिर्फ हमारे अर्थ को ही इंपैक्ट नहीं करेगा, वो ह्यूमंस को भी इंपैक्ट करेगा। इसीलिए आज हमें ऐसे स्टेप लेने की जरूरत है ताकि हमारे फ्यूचर वाली जनरेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से रह सकें। तो ये जो प्रेशर एडजस्टेड, मतलब ये जो हमारा प्लैनेटरी एडजस्टेड जो डेवलपमेंट इंडेक्स होगा, इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? इसका बेसिक पर्पस होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, सोसाइटी को अवेयर करवाना कि भैया जो आप आज यूज कर रहे हो ना, ये जो हंगामा आप कर रहे हो, आपकी फ्यूचर जनरेशन में क्या फर्क पड़ेगा। इससे लोगों को यह पिक्चर मिलेगी कि हम लोग कितना नुकसान पहुंचाते हैं एनवायरमेंट को। देखिए जीडीपी आपको कुछ नहीं बताता है, जीडीपी आपको यह नहीं बताता कितना जंगल आपने काटा है, कितना पोल्यूशन आपने किया है। प्लैनेटरी एडजस्टेड जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, वो आपको बताएगा। तो आप क्या करोगे, आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अलग से काउंट करोगे और प्लैनेटरी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अलग से काउंट करोगे। इसके अंदर आप वो भी चीज काउंट करोगे जो आपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया है, और इसके अंदर आप क्या करते हो, हेल्थ, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पीएचडी आपको क्लियर पिक्चर देता है। तो अभी क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपनी एक पीएचडी की रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें कई कंट्री ऐसी हुई जिसके रैंक जो है वो कम हो गए। जैसे मान लो आप यहाँ पे अमेरिका का एग्जाम्पल दो, अमेरिका जो है वो एचडीआई इंडेक्स में काफी ऊपर है। चले अमेरिका को तो कुछ लोग पसंद नहीं करते, हम लोग फिनलैंड का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री। फिनलैंड जो है वो एचडीआई के मामले में दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट कंट्रीज में आता है, क्योंकि वहां पे हेल्थ अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, सब चीजें अच्छी हैं। लेकिन जब हम लोगों ने प्लेनेट के हिसाब से उसको एडजस्ट किया ना, तो फिनलैंड का रैंक जो है वो 8-10 नीचे हो गया, क्योंकि फिनलैंड के अंदर जो है कार्बन फुटप्रिंट और पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज बहुत ज्यादा है। इसी तरह से बहुत सारी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री ऐसी हैं जिन्हों को जब हम लोगों ने प्लेनेट के हिसाब से एडजस्ट किया ना, तो उनकी रैंकिंग डाउन हो गई। इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसकी रैंकिंग, मतलब एकमात्र मतलब ये नहीं कि ओनली वन है, और भी है कुछ ना कुछ कंट्री, लेकिन इंडिया एक ऐसा मेजर कंट्री है जिसकी रैंकिंग एक्चुअली में इंप्रूव हुई है जब हम लोगों ने उसको प्लेनेट के हिसाब से एडजस्ट किया। पहले हमारी रैंकिंग जो है 131 थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, थोड़े दिन पहले हम लोगों ने इसको किया था ना। इंडिया की रैंकिंग 123 हो गई भैया, जब हम लोगों ने उसको प्लैनेट के हिसाब से एडजस्ट किया, विच इज अ गुड न्यूज। इसका मतलब ये है कि इंडिया में पर कैपिटा जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रिलीज करते हैं वो काफी कम करते हैं। इंडिया का जो मटेरियल फुटप्रिंट है वो भी काफी कम है। मतलब देखो, इंडिया में जो खाने को ही आपके पास पैसा नहीं है भैया, तो आप एडजस्ट ज्यादा चीजें कैसे यूज करोगे, है ना। सीधी सी बात है, मुझे एक मोबाइल की जरूरत है, मैं 10 मोबाइल क्यों रखूंगा। तो इंडिया पॉवर्टी भी इसमें बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, वो भी एक अलग चीज़ है। तो ये सारी सारी चीज़ें हैं, इंडिया के बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। उसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो किसके बारे में बात करते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करते हैं, बात करते हैं हंगर के बारे में, बात करते हैं इनइक्वालिटी के बारे में, बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, बात करते हैं। तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव कर सकते हैं इस प्लेनेटरी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले सिनेरियो में? देखिए हमारे जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8, गोल नंबर 9 और गोल नंबर 12, ये बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। तो इसको अचीव करने के लिए हम लोगों को कुछ स्पेशल स्टेप्स लेने की जरूरत है, और फॉर्चुनेटली इन मामले में इंडिया जो है वो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग कंट्री है, विच इज अ गुड न्यूज। हालांकि इंडिया के अंदर भी ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट को लेकर सिर्फ अच्छी चीजें हो रही हैं, हम भी लोग एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पोल्यूशन बहुत ज्यादा लेवल का है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग जब दुनिया से कंपेयर करें पर कैपिटा के हिसाब से, तो थोड़ा सा हम लोग बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हम लोगों को भी अपने एनवायरनमेंट को टेक केयर करने की जरूरत है, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है? प्रॉब्लम हम लोगों को पता चल गई, सोल्यूशन ये हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयर करें लोगों को। 1970s के समय में जब हम लोग चिपको आंदोलन की बात करते हैं या कुछ और इस तरह की मूवमेंट्स की बात करते हैं, तो लोग अवेयर होना शुरू हो गए थे। लेकिन आज के समय जब सोशल मीडिया का जमाना है ना, प्रिंट मीडिया का जमाना है, तो हम लोगों को और ज्यादा अवेयर कर सकते हैं कि भैया क्या नुकसान होता है आप जो चीजें यूज कर रहे हो।
दूसरी बात, आप लोगों को जो है इस पार्ट का प्रोसेस का पार्ट बनाइए। कुछ टाइम पहले भी हम लोगों ने किया था, ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में पढ़ा था कि जब लोग प्रोसेस का पार्ट बनेंगे तो वो ज्यादा अवेयर होंगे, है ना। जैसे मान लो कहीं पे अगर हाइड्रो पावर प्लांट अगर आपको लगाना है तो वहां के जो लोकल गांव हैं, लोकल जो लोग वहां के रहते हैं, उनको इन्वॉल्व कीजिए प्रोसेस में, प्लानिंग में इन्वॉल्व कीजिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अब नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट वगैरह का यूज़ कीजिए, है ना, जिससे आपको ये पता चल सकता है कि यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया कितना इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, वो सारी सारी चीज़ें हैं। और जो है डिसेंट्रलाइजेशन कीजिए, है ना, डेमोक्रेसी का है मामला तो भैया लोगों के हाथ में पावर होनी चाहिए। तो इस तरह के कुछ ना कुछ मोटे मोटे सोल्यूशन है आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके मन में कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पे सॉल्यूशन करने की तो आप वो भी कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर प्लानिटरी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जहाँ पे हम लोग सिर्फ हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम को ही इंक्लूड नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, जहाँ पे इंडिया इज परफॉर्मिंग लिटिल बिट बेटर देन द अदर कंट्रीज। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्लानिटरी एडजस्टेड HDI एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपसे ये सजेशन भी जरूर करूंगा कि इसकी जो PDF है ना, आप उसको एक बार जरूर पढ़ें, एक बार दो बार पढ़ें, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको वहाँ पे डेफिनेटली मिलेंगे, उसको भी आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।